उत्तर पूर्व दिशा में स्थित भारत के ही एक दूरस्थ राज्य के सुदूर गांव में एक किशोर घास पर लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था, लेकिन गांव की सादगी और गरीबी की धूल मिट्टी ने उसके सौंदर्य को ढक रखा था। उसके कंधों तक झूलते प्राकृतिक चांदी जैसे बाल और सुनहरी आंखें आकाश की ओर टकटकी लगाए चमक रही थीं। उसके चेहरे में किसी राजकुमार सी शालीनता थी, मगर उलझे बालों ने उसका अधिकांश चेहरा ढक रखा था। उस किशोर का नाम था कृष त्यागी। 15 साल पहले वह इस गांव में एक रहस्य की तरह आया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया, लेकिन गांव वालों का दिल इतना बड़ा था कि वे उसे मरता नहीं देख सके। उन्होंने मिलकर उसे पाला, और जब तक वह 15 साल का हुआ, पूरे गांव ने उसे जैसे मिलकर अपना बेटा बना लिया। आज कृष अकेले ही जंगल में शिकार पर जाने की योजना बना चुका था। उसने अपने हाथ से बनाई धनुष, करीब 20 पत्थर की नुकीली नोक वाले तीर, जो सूखे पशु टेंडन्स से बंधे थे, और एक चाकू, साथ ही एक मोटा कपड़े का थैला तैयार किया, जिसमें वह अपने शिकार को भर सके। आकाश की रोशनी देखकर समय का अनुमान लगाते हुए कृष ने तय किया कि अभी शाम ढलने में वक्त है, और वह गांव से सटे जंगल की ओर बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि वह आज हिरन या खरगोश जैसे आसान शिकार कर लेगा। जंगली सुअर जैसे खतरनाक जानवरों से वह बचना चाहता था, क्योंकि उसकी तैयारी फिलहाल उतनी नहीं थी। थोड़ी ही देर में कृष को एक खरगोश दिखाई दिया, जो जमीन में गड्ढा खोद रहा था। उसने सांस रोककर धीरे से धनुष उठाया और सिर की ओर निशाना साधा ताकि मांस खराब ना हो। धैं! तीर निकलकर खरगोश की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह उससे कुछ दूरी पर पहुंचा, खरगोश ने खतरे को भांप लिया और एकदम से हट गया। तीर उसकी पीठ पर लगा, मगर वह मरा नहीं। खरगोश घायल होकर भागा, और कृष उसके पीछे दौड़ा। खरगोश एक गड्ढे में कूदा और कृष भी उसके पीछे कूद गया। लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, उसने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक भारहीन हो गया है। वह जैसे किसी सुरंग में खींचा चला जा रहा हो, सीधा जमीन के भीतर। वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन खींचने की ताकत इतनी तेज थी कि वह खुद को रोक नहीं सका और एक जोरदार झटके के साथ नीचे आ गिरा। टक्कर इतनी तेज थी कि कृष बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 4 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची। लेकिन वह सुरंग की तरह लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। प्राकृतिक रोशनी न होते हुए भी गुफा की दीवारों और छत पर उगाए चमकते घास के कारण कृष आसपास को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। इन घासों को देखते ही कृष सतर्क हो गया, क्योंकि कृष जानता था कि ये किस चीज की निशानी है। गुप्त गुफा। कृष के पास एक ऐसा रहस्य था जो उसने किसी को कभी नहीं बताया। जब से उसे होश आया था, उसके दिमाग में अजीब ज्ञान आता रहता था। वह अजीब बातों को जानता था, जैसे वे उसकी नसों में जन्म से ही बह रही हों। उस विशाल ज्ञान के समुंदर में गुप्त गुफाओं का जिक्र था, प्राचीन खंडहरों जैसे स्थान, जो जमीन के नीचे होते थे और जिनकी पहचान इस चमकते घास से होती थी। लेकिन इस गुफा को और भी खतरनाक बनाता था राक्षसों का अस्तित्व। जानवर नहीं, राक्षस। ऐसी जीवित इकाइयां, जो चेतना से लगभग विहीन थीं, और जिनमें केवल हत्या की वृत्ति होती थी। जो किसी भी जीवित चीज से शत्रुता रखती थीं। और अब, एक 15 वर्षीय किशोर कृष ऐसे ही एक राक्षसों की गुफा में अकेला फंस चुका था, और उसके पास बस तीर और चाकू ही थे। घबराओ मत, कृष, शांत रहो। शांत रहो, कृष ने खुद को समझाया। धीरे धीरे उसका डर शांत हुआ। उसे पता था कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उसने बिखरे हुए तीर उठाए और चाकू को कमर से सटाया और आगे बढ़ गया। फिलहाल जिस जगह वह गिरा था, वहां कोई राक्षस नहीं था। वह जगह सुरक्षित थी। तभी उसे दूर से एक धीमी कराह सुनाई दी। कृष रुका, और धनुष चढ़ाकर सावधानी से आगे झांका। ये गुफा खुली थी, कोई छिपने की जगह नहीं थी, इसलिए हमला पहले करना ही एकमात्र तरीका था। उसे आवाज से अंदाजा हुआ कि यह शायद ज़ॉम्बी नाम का वह राक्षस है, जिसके बारे में उसने ज्ञान में पढ़ा था। ज़ॉम्बी इंसानों से ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी होती है। जैसे ही वह ज़ॉम्बी उसकी दृष्टि में आया, कृष ने तीर छोड़ दिया। वह हवा में एक सीधी रेखा में उड़ता हुआ ज़ॉम्बी के सिर में जा धंसा। कृष को लगा उसने मार गिराया, लेकिन नहीं। तीर बहुत गहराई में नहीं घुसा था। ज़ॉम्बी अभी भी जीवित था। कृष ने तेजी से दूसरा तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी अचानक तेज गति से दौड़ा और कृष को सामने से आ घेरा। कृष ने धनुष छोड़कर चाकू निकाला और सामने से हमला रोका।
ज़ॉम्बी के दांत चाकू पर गड़गड़ाए। उसकी ताकत थोड़ी ज्यादा थी। क्रिश ने ऊपर लगे तीर की तरफ देखा और एक साहसिक फैसला लिया। चाकू से ज़ॉम्बी को रोके रखते हुए उसने दूसरा हाथ तीर की ओर बढ़ाया और उसे खींच लिया। फिर उसने शरीर को मोड़कर चाकू को उल्टा पकड़कर उसी जगह पर घोंप दिया जहां तीर लगा था। चीर के कारण चाकू गहराई तक घुसा और दिमाग को चीर दिया। ज़ॉम्बी का शरीर ढेर हो गया। वह अब मृत था। क्रिश ने राहत की सांस ली और गुफा की दीवार से टिककर बैठ गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी स्क्रीन दिखाई दी। ये क्या है? अपने विशाल ज्ञान के बावजूद क्रिश को इस स्क्रीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह उसे ध्यान से देखने लगा। स्तर 1, शक्तियां, विद्युत जादू, संवर्धन जादू। जैसे ही उसने स्क्रीन को देखा, इन दोनों पंक्तियों के पास बने जोड़ चिन्ह पर ध्यान दिया, तो स्क्रीन का विवरण बदल गया। विद्युत जादू, बिजली बाण, स्तर 00/1 जोड़। बिजली आह्वान, स्तर 00/2 जोड़। बिजली दिशा, स्तर 00/3 जोड़। संवर्धन जादू, शरीर संवर्धन, स्तर 00/5 जोड़। औजार संवर्धन, स्तर 00/10 जोड़। इन जानकारियों को देखकर क्रिश समझ गया, ये जादू है। और यह विभिन्न शाखाओं में विभाजित है। वह आगे बढ़ने से पहले इन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ये जोड़ने का चिन्ह है। क्रिश ने उस चिन्ह को देखा जो गणित के जोड़ जैसा प्रतीत हो रहा था। वह थोड़ा उलझन में था। ऐसा क्रॉस कई चीजों का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जब वो अंकों के साथ दिखा, तो क्रिश को सबसे ज्यादा तर्कसंगत यही लगा कि ये कोई जोड़ है, शायद जादुई शक्ति को जोड़ने का। संशय में रहते हुए क्रिश ने अपने विचार उस जोड़ चिन्ह पर केंद्रित किए, जैसे उसने पहले किया था। अचानक, जैसे ही क्रिश ने बिजली बाण स्तर 0 वाली पंक्ति के पास वाला जोड़ सक्रिय किया, 0/1 संख्या तुरंत 1/1 हो गई। उसी क्षण उसके दिमाग में एक नई स्मृति सी घुस गई। क्रिश ने हाथ उठाया, हवा में हल्की सी बिजली घूमकर एक गोल चमकती गेंद में बदल गई। यह अनुभव बिल्कुल नया था, फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उसने इसे सैकड़ों बार किया हो। स्तर 0, शक्तियां, विद्युत जादू, जोड़ बिजली बाण स्तर 1 0/2। संवर्धन जादू, अब ना सिर्फ बिजली बाण स्तर 0 से बढ़कर स्तर 1 हो गया था, बल्कि स्तर भी घटकर 0 हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी स्तर में जो अंक थे, वे कौशल को बढ़ाने में लग गए? क्रिश पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन इतना जान गया था कि यह सब संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे की सच्चाई जानने का एक ही तरीका है, और अधिक राक्षसों को मारना। उसने फिर से धनुष तैयार किया, ज़ॉम्बी की खोपड़ी में फंसा चाकू खींचा, और आगे बढ़ गया। उसे याद आया कि सामान्य ज़ॉम्बी अक्सर समूह में होते हैं। हो सकता है अभी जिस ज़ॉम्बी को उसने मारा, वो किसी झुंड से बिछुड़ गया हो। अब जब क्रिश के हाथ में थोड़ी सी जादुई शक्ति थी, तो उसके भीतर आत्मविश्वास लौट आया था। साथ ही वह चकित था, ऐसा जादू बढ़ाने का तरीका उसने पहले कभी नहीं देखा। करीब 200-300 मीटर सीधी गुफा में चलने के बाद उसे फिर से कुछ कराहने की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा, आगे 10 ज़ॉम्बी मौजूद थे। इतने सारे राक्षसों से एक साथ भिड़ना खतरे से खाली नहीं था। क्रिश ने समझदारी दिखाई, योजना बनाई कि कैसे एक एक को अलग कर शिकार किया जाए। सबसे किनारे वाले ज़ॉम्बी को लक्ष्य बनाया, जो झुंड से सबसे दूर था। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और बहुत होशियारी से उसके पैरों के पास फेंका। पत्थर की आवाज ने ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा और वह उसी दिशा में बढ़ चला। इसी तरह क्रिश ने उस ज़ॉम्बी को धीरे धीरे झुंड से दूर कर लिया। ये प्रक्रिया थोड़ी थकाऊ और समय लेने वाली थी, लेकिन क्रिश धैर्यवान था, क्योंकि वह एक कुशल शिकारी था। जैसे ही दूरी पर्याप्त हो गई, क्रिश ने धनुष चढ़ाया और निशाना सीधे उसकी आंख की कोट पर साधा। धैं! तीर हवा को चीरता हुआ ज़ॉम्बी की आंख में घुसा और खोपड़ी को भेद गया। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। क्रिश ने राहत की सांस ली। भाग्य अच्छा था, ज़ॉम्बी की गति धीमी थी। अब उसने फिर से उस रहस्यमयी प्रणाली को सक्रिय किया, ये देखने के लिए कि स्तर बढ़ा या नहीं। परंतु परिणाम वही रहा, स्तर 0। क्या एक ज़ॉम्बी से अब स्तर नहीं बढ़ेगा? या अब ज्यादा मारने होंगे? क्रिश ने अनुमान लगाया, लेकिन सोचने में समय गंवाना व्यर्थ था। तो उसने वही तरीका दोहराया, एक एक ज़ॉम्बी को अलग करके शिकार करना। 5वें ज़ॉम्बी को मारते ही अंततः स्तर 0 बदलकर स्तर 1 हो गया। समझ गया, अब 5 ज़ॉम्बी मारने पर एक स्तर मिलेगा। पर ये सोचकर उसके मन में चिंता हुई।
पहले स्तर के लिए एक ज़ॉम्बी, फिर 5, अगली बार शायद 25, फिर 125। किसी बिंदु पर यह संख्या भयावह हो जाएगी। लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। बिजली बाण स्तर 1 आधा। बाकी बचे 5 ज़ॉम्बी अब एक दूसरे के बहुत पास थे, अब उन्हें एक एक कर निकालना संभव नहीं था। अब बारी थी जादू के इस्तेमाल की। क्रिश चुपचाप एक उपयुक्त स्थान पर पहुंचा, धनुष तैयार था। जैसे ही समय आया, उसने छलांग मारी और पहला तीर छोड़ दिया, तीर सीधे ज़ॉम्बी की खोपड़ी भेदता चला गया। बाकी 4 ज़ॉम्बी उत्तेजित हो गए और उसकी ओर दौड़े। क्रिश तैयार था। उसकी हथेली में बिजली की गेंद प्रकट हुई और सीधे सामने वाले ज़ॉम्बी को जा लगी। वह वहीं ठिठक गया। बिजली बाण। उस क्षण का लाभ उठाकर क्रिश ने चाकू उसकी आंख में घुसेड़ दिया। अब बचे 4। वह पीछे हटा। उसकी रणनीति यही थी, एक को बिजली से लकवा देना, चाकू से खत्म करना, फिर पीछे हट जाना। इस तरह वह चारों ज़ॉम्बियों को खत्म करने में सफल रहा। स्तर 1, शक्तियां। विद्युत जादू। जोड़, बिजली बाण स्तर 1 आधा, जोड़। संवर्धन जादू। अब क्रिश आश्वस्त हुआ, शायद पहले स्तर की प्राप्ति सिर्फ सौभाग्य थी। अब नियम स्पष्ट था। अगर ऐसा है तो स्तर 0, शक्तियां। विद्युत जादू। जोड़, बिजली बाण स्तर 2 0/3 जोड़ 1। संवर्धन जादू। जैसे ही बिजली बाण का स्तर बढ़ा, क्रिश के भीतर उस जादू के अभ्यास की नई स्मृतियां उमड़ आईं। उसने हाथ उठाया, बिजली की छोटी छोटी धाराएं घूमती हुई बड़ी गेंद में परिवर्तित हो गईं। ये तो अच्छा है। उसने जादू को हटाया, तीर उठाया और गुफा में और अंदर बढ़ चला। गुफा गहरी होती चली गई। कभी कभी भटकते ज़ॉम्बी मिल जाते, जिन्हें क्रिश आसानी से तीर या चाकू से खत्म कर देता। स्तर 0, बिजली बाण स्तर 2 2/3 जोड़ 1। बस एक और स्किल पॉइंट और बिजली बाण फिर से स्तर बढ़ा लेगा। अचानक क्रिश को रोशनी दिखाई दी, लेकिन ये चमकती घास की मंद रोशनी नहीं थी, बल्कि कुछ ज्यादा प्रबल थी। क्या ये आकाश है? क्रिश दौड़ पड़ा, लेकिन सामने एक दरवाजा मिला जो एक और बड़ी गुफा की ओर खुल रहा था। गुफा की छत लगभग 10 मीटर ऊंची थी, और वहां की रोशनी दीवारों पर उगी घनी चमकती घास से आ रही थी। थोड़ी मायूसी जरूर हुई, पर उसने हार नहीं मानी। गुफा से निकलने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक, जिससे आए उसी से वापस जाना। दूसरा, पूरी गुफा को जीतना, या कम से कम एक मंजिल को। ये गुफा काफी छोटी थी, और राक्षस सिर्फ ज़ॉम्बी ही थे, इस लिहाज से ये कमजोर गुफा थी। इसे जीतना कोई असंभव कार्य नहीं था। लेकिन क्रिश अब भी सतर्क था। उसने कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि सामने की खुली गुफा शायद रक्षक राक्षस का निवास हो। रक्षक राक्षस, यानी वह प्राणी जो गुफा के अंतिम द्वार की रक्षा करता है, और मंजिल का सबसे शक्तिशाली राक्षस होता है। क्रिश की नजरें चारों ओर दौड़ीं। कोई राक्षस नहीं दिखा, बस घास, मिट्टी और पत्थर। कहाँ है? उसने एक पत्थर उठाया और अंदाजे से एक और उछाल दिया। जैसे ही पत्थर जमीन से टकराया, वहां की मिट्टी कांपी और अचानक जमीन फटी, एक विशाल मुंह उभरा और पत्थर को निगल गया। क्रिश सिहर गया। वो मुंह इतना बड़ा था कि एक गाय को भी निगल सकता था। अगर मैं सीधा चला आता, तो अब तक इसके पेट में होता। मैं इस राक्षस से आमने सामने नहीं लड़ सकता। वो जीव जो जमीन के भीतर छिपा था, उसकी गति अत्यधिक तेज थी, और बिजली बाण को सक्रिय होने में थोड़ा समय लगता था। क्रिश को कोई और उपाय सोचना पड़ा, कोई ऐसा रास्ता जिससे वो इस राक्षस को मार सके। उसने गुफा की बनावट को बारीकी से देखा। ये गुफा गोलाई लिए थी, और उसके बीच में एक छोटा तालाब था। ऐसा लग रहा था मानो यही वह स्थान था जहां वह राक्षस अधिकतर सक्रिय रहता था। क्रिश की नजर छत की ओर गई। चमकदार घास के अलावा वहां कई पत्थर के लंबे लंबे स्तंभ निकले हुए थे, जिनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक थी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने 2 पत्थर उठाए और उन्हें 2 अलग अलग स्थानों पर एक साथ फेंका। राक्षस जमीन से निकला और एक पत्थर को पकड़ लिया। फिर वह तुरंत दूसरी ओर लपका और दूसरा पत्थर भी हड़प गया। बहुत बढ़िया। अब उसने 2 अलग आकार के पत्थर चुने, एक बड़ा, एक छोटा। उन्हें फिर से अलग अलग जगहों पर फेंका। राक्षस फिर निकला, लेकिन इस बार उसने बड़े पत्थर को निगला और छोटे को छोड़ दिया। 2 बार के प्रयोग के बाद क्रिश को 2 बातें साफ समझ आ गईं। पहली, राक्षस एक बार में सिर्फ एक ही लक्ष्य पर हमला कर सकता है। दूसरी, वह उस लक्ष्य को चुनता है जिससे सबसे अधिक कंपन या असर पैदा हो। और सबसे अहम बात, इस राक्षस की आंखें नहीं थीं। शायद इसीलिए वह कंपनों के जरिए शिकार करता था।
अब जब कृष को उसके व्यवहार का अंदाजा हो गया, उसने रणनीति बनानी शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले उसे बिजली बाण को अगले स्तर तक ले जाना था। कई घंटे ज़ॉम्बियों का शिकार करके आखिरकार उसने आवश्यक संख्या पूरी कर ली। बिजली बाण स्तर 4/5। अब उसे विश्वास था कि उसकी योजना सफल हो सकती है। पर पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए उसे परीक्षण करना था। उसने एक पत्थर पर बिजली बाण चलाया, भले ही पत्थर नहीं टूटा, लेकिन प्रभाव संतोषजनक था। सारी तैयारी के बाद कृष वापस उसी संधि बिंदु पर लौटा जहां छोटी गुफा बड़ी गुफा से जुड़ती थी। उसने एक बड़ा पत्थर शिकार की थैली में भर लिया। उसने एक चट्टान को पहले से तय स्थान पर फेंका। जैसे ही राक्षस निकला, कृष बाहर की ओर दौड़ा और तुरंत बिजली बाण चला दिया। राक्षस वहीं लकवाग्रस्त हो गया। फिर कृष ने थैली निकाली, उसमें रखा बड़ा पत्थर निकाला, कुछ चक्कर काटे ताकत जुटाने के लिए और फिर वह थैली ऊपर उछाल दी। थैली सीधा ऊपर के पत्थर के स्तंभ से टकराई, जिससे वह स्तंभ टूटकर गिरा और राक्षस के खुले मुंह में जा घुसा। राक्षस वहीं अटक गया। इस अवसर का लाभ उठाकर कृष ने लगातार बिजली बाण चलाए, जब तक राक्षस निष्क्रिय नहीं हो गया। थका हुआ कृष जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। आखिरकार वह बेहोश हो गया। अल्पविराम। पता नहीं कितनी देर बाद उसकी आंखें खुलीं। वह अब भी उसी गुफा में था, मृत राक्षस के शव के पास। शरीर भारी लग रहा था, पर चलने लायक ताकत अब भी थी। उसने अपनी प्रणाली की पट्टी खोली। स्तर 3। शक्तियां। विद्युत जादू। जोड़ बिजली बाण स्तर 4/5। संवर्धन जादू। अब किस कौशल में अंक जोड़ूं? कृष विचार में पड़ गया। बिजली बाण का स्तर 4 तक पहुंच चुका था, जो फिलहाल के लिए पर्याप्त था। अब वह किसी नए जादू की ओर जाना चाहता था। शरीर संवर्धन के लिए 5 अंक और उपकरण संवर्धन के लिए 10 अंक चाहिए थे, दोनों फिलहाल मुश्किल। अब विकल्प बचे विद्युत आह्वान और विद्युत दिशा बोध। दिशा बोध सुनने में सहायक कौशल लग रहा था, जो अभी उतना आवश्यक नहीं था। इसलिए उसने चुना विद्युत आह्वान। चयन करते ही प्रणाली में नया परिवर्तन दिखा। स्तर 0। शक्तियां। विद्युत जादू। जोड़ बिजली बाण स्तर 4/5। जोड़ विद्युत आह्वान स्तर 1/1/3। संवर्धन जादू। सब कुछ ठीक लगा। कृष ने प्रणाली बंद कर दी। अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गुफा का रक्षक राक्षस मारा जा चुका था, अब निकास खुला होना चाहिए। कृष ने गुफा के मध्य में बने तालाब की ओर देखा। यही जगह सबसे अधिक संभावित निकास जैसी लग रही थी। उसने बिना झिझक तालाब में छलांग लगा दी। पर जैसे ही वह अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि यह शांत जल नहीं था, बल्कि एक भंवर था, जो उसे तेजी से नीचे खींच रहा था। जब वह लगभग डूबने ही वाला था, तब उसे रोशनी दिखाई दी और उसका शरीर ऊपर की ओर उठने लगा। कुछ ही क्षणों में कृष नदी से बाहर निकला। अब वह अपनी बस्ती से कुछ दूरी पर एक अनजानी नदी के किनारे था। सूरज अब अस्त हो चुका था। वापसी का समय नहीं था, इसलिए कृष ने वहीं डेरा डालने का निश्चय किया। जल्दी ही उसने एक अलाव जलाया। अपने कपड़े उतारकर पेड़ की टहनी पर सुखाने रखे और फिर खुद नंगा होकर नदी में मछलियां पकड़ने कूदा। धनुष और तीर बह चुके थे, इसलिए अब वही चाकू उसकी एकमात्र उम्मीद था। कई बार के प्रयास के बाद वह कुछ छोटी मछलियां पकड़ पाया। मछलियां भूनकर खाईं। सूखी घास बिछाकर जमीन पर ही रात काट दी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें चेहरे पर पड़ते ही कृष की आंखें खुल गईं। कपड़े सूख चुके थे। वह शांत भाव से कपड़े पहने और बस्ती की ओर चल पड़ा। पर रास्ते में उसे काले धुएं का गुबार दिखा। और वह भी उसकी बस्ती की दिशा से। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? और सच में, बस्ती पर संकट मंडरा रहा था। बस्ती के पास कई दर्जन बाहरी लोग दिखाई दे रहे थे, जो मशालों से बस्ती की चौकी जला रहे थे। ये लुटेरे थे। गांव के पुरुषों ने हथियार उठाए, पर लुटेरे अधिक संख्या में थे और ज्यादा खतरनाक भी। तुम लोग चाहते क्या हो? गांव के मुखिया ने पूछा। लुटेरों का नेता बोला, हमें सिर्फ खाना चाहिए। हमें मजबूर मत करो कि खून बहाना पड़े। असल में लुटेरे भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए नरमी से बात कर रहे थे। हमें सिर्फ अनाज चाहिए, औरतें नहीं। मुखिया ने राहत की सांस ली, पर तभी एक आदमी उसके कान में फुसफुसाया। इस साल की फसल खराब रही है। अगर इन्हें अनाज दे दिया, तो हमारे लोग सर्दियों में भूखे मर जाएंगे। मुखिया सोच में पड़ गया। इधर लुटेरे खड़े थे, पर फैसला नहीं हो रहा था। उनका नेता चीखा, तय कर लो जल्दी, वरना हमें भी गुस्सा आ जाएगा।
तुम्हें कितना खाना चाहिए? आधा। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। बुजुर्ग, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितने लोग हैं? अगर कम दोगे, तो खाएंगे क्या? लुटेरे तलवारें निकालने लगे। गांव वाले भी कुदाल, फावड़ा और हंसिए लेकर तैयार हो गए। तनाव अपने चरम पर था। तभी एक जवान आवाज गूंजी। दूसरों पर दबाव डालना कब से बहादुरी कहलाने लगा? खुद लूटते हो और नैतिकता की बातें भी करते हो। असल में तुम सब डरपोक हो। यह आवाज किसी और की नहीं, कृष की थी। वह जंगल से निकलकर धीरे धीरे लुटेरों की ओर बढ़ा। कृष, भाग जा, पागल मत बन, किसी ने चिल्लाकर चेताया। पर कृष रुका नहीं। सबसे नजदीक वाला लुटेरा चिल्लाया, अरे लड़के, खुद को क्या समझता है तू? वह कृष पर झपटा और उसके सीने पर बिजली की एक तेज गेंद आकर लगी। लुटेरों के सरदार की चीख निकल गई। वो बहुत कुछ देख चुका था और जादू व जादूगरों, जिन्हें मगस कहा जाता था, के अस्तित्व को भली भांति जानता था। एक पल को पूरा मैदान शांत हो गया। सभी लुटेरे कृष त्यागी को अत्यधिक सावधानी से देखने लगे और गांव वाले हैरान रह गए। वो वाकई कृष है? क्या वो वही लड़का है? जमीन पर गिरे उस लुटेरे को देखकर जो बिजली बाण से लकवाग्रस्त हो गया था, कृष ने बाकी लुटेरों की ओर देखा। करीब 30 लोग हैं। थोड़ी परेशानी तो होगी, कृष ने मन ही मन कहा। उसके हिसाब से वो अधिकतम 15 बार बिजली बाण चला सकता था। उसके बाद उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती। और 15 बार का मतलब था आधे लुटेरों को ही खत्म किया जा सकता था। जब लुटेरों के सरदार ने देखा कि कृष अभी भी खड़ा है और हमला नहीं कर रहा, तो उसने चिल्लाकर कहा, डरने की जरूरत नहीं। जादूगर है तो क्या हुआ, है तो बस एक बच्चा ही। सब मिलकर हमला करो। वो अकेला क्या कर लेगा? देखो, हमला करने की हिम्मत भी नहीं हो रही इसे। लेकिन अफसोस, कृष पहले ही यह स्थिति भांप चुका था। अरे, आसमान में ये बादल अचानक कहां से आ गए? कुछ लोगों ने ऊपर देखा, काले बादल गरजते हुए आसमान में छा गए थे। यही वो जादुई कला थी जिसका कृष इंतजार कर रहा था। विद्युत आह्वान। बिजली की कई तेज चमकती लहरें बादलों से गिरी, सीधे लुटेरों के सरदार और उसके आसपास के 10 लुटेरों पर। करुणा भरी चीखें गूंज उठीं। 5 लोग तुरंत ही धराशायी हो गए और बाकी 5 लोग, जिनमें सरदार भी था, बिजली लगने से कांपने लगे और कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गए। ये असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। विद्युत आह्वान की प्रभावशीलता बिजली बाण के मुकाबले कम थी, सिवाय इसके दायरे के। लेकिन कृष की योजना थी ही कुछ और। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। कृष की आवाज शांत थी, जैसे सामने खड़े लुटेरे उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। उसकी सुनहरी आंखें सीधी लुटेरों की आंखों में झांक रही थीं, बिना किसी डर के। लुटेरों को पहली बार लगा जैसे वो कोई शेर के इलाके में घुस आए हों, एक निरीह हिरन की तरह। दफा हो जाओ, बस इतना कहकर कृष उनकी ओर पीठ घुमाकर गांव वालों की ओर चल पड़ा। लुटेरे अब वो पहले जैसे आक्रामक नहीं रहे। चाह कर भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। कृष ने राहत की सांस ली। असल में उसका इरादा था कि वो विद्युत आह्वान से सबसे आगे खड़े क्रूर लुटेरों को निशाना बनाता, ताकि अगर हालात बिगड़ते तो सबसे ताकतवर दुश्मनों को पहले ही बेअसर कर देता। मगर बिजली का कोई तय रास्ता नहीं होता और गलती से लुटेरों के पिछली पंक्ति के नेता पर बिजली गिरी। अब कृष समझ चुका था कि विद्युत दिशा बोध जैसे सहायक जादू क्यों होते हैं, ताकि इन शक्तियों का समन्वय किया जा सके। फिलहाल इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कृष ने गांव वालों से पूछा, सब ठीक है न? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि सब दौड़कर कृष के पास पहुंच गए थे। गांव के मुखिया के आने तक भीड़ शांत नहीं हुई। कृष, मुखिया ने उसका नाम पुकारा। उस बूढ़ी आवाज में भावनाओं की नदी बह रही थी। तूने इस गांव को बचा लिया। धन्यवाद। मैंने वही किया जो कर सकता था। कृष मुस्कुराया। मुखिया पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया जब कृष 10 साल का था, तब से ही वो मुफ्त का खाना नहीं लेता था। वो कोई छोटा काम करता और उसी के बदले खाना लेता। वो हमेशा से जिद्दी लेकिन नेकदिल बच्चा था। मुखिया ने मुस्कराकर कृष के कंधे पर हाथ रखा, फिर जोर से चिल्लाया, अब क्या सब खाली हो गए? चलो, बस्ती फिर से खड़ी करनी है। कोई भी मुखिया की बात टाल न सका और सभी अपने अपने कामों में लग गए। जादू की बात या कृष के मगस होने को लेकर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि यह उसकी निजता थी और सभी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ पहले जैसा लगने लगा। रात में कृष अपने छोटे से झोपड़े में लेटा, घास पर आसमान की ओर देखते हुए
उसका मन भावनाओं से उलझा हुआ था, फिर भी एक विचित्र शांति में डूबा था। शायद यह आखिरी बार था। एक समय ऐसा भी था जब एक ऐसा युवक था। रात बीती और भोर की किरणें दूर पर्वतों के पीछे से निकल पड़ीं। कृष उठा, एक छोटा कपड़े का झोला और अपनी पुरानी भरोसेमंद छुरा साथ लेकर। लेकिन जब वह झोपड़ी से बाहर आया, तो देखा गांव वाले पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। सब लोग, कृष, हमें पता था कि तू जाएगा। अरे, 15 साल साथ जिए हैं। मैंने तो कृष को गोद में उठाया है। तो क्या हुआ? मैंने तो इसे दूध भी पिलाया था। हमने एक मगस को पाला है। गांव वाले हंसने लगे, कुछ भावुक भी हुए। कृष भी मुस्कुराया, विदाई की टीस थोड़ी कम हुई। मुखिया ने गांव की ओर से 3 उपहार दिए। एक उम्दा धनुष और तीरों का डिब्बा। एक नक्शा। 20 दिन का सूखा भोजन और पानी। कृष समझता था, ये चीजें मामूली दिखती थीं, पर वास्तव में यही गांव की सबसे अनमोल भेंटें थीं। उसने गहरी सांस ली और सिर झुकाया। आप सबका धन्यवाद। उसका धन्यवाद सिर्फ इन उपहारों के लिए नहीं था, बल्कि उन सालों के लिए था जब उन्होंने उसे अपनाया, उसे सिखाया, उसे स्नेह दिया। सारा जीवन। कृष ने धनुष तीर अपनी पीठ पर और बाकी चीजें झोले में रखीं। फिर सबको अंतिम विदाई दी और गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। तभी कुछ लड़कियों ने उसे रोका और एक बाल बंधने की डोरी दी। अगर बाल नहीं काटना चाहते, तो बांध लो, देखने में साफ सुथरा लगेगा। कृष थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुस्कराकर डोरी ले ली। उसने बाल समेटे और डोरी से बांध लिए, जिससे उसका चेहरा और वो सुनहरी आंखें साफ दिखाई देने लगीं। कुछ लड़कियां लज्जा से लाल हो गईं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। कृष चला गया। काफी दूर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा, उस जगह को जहां उसने 15 साल बिताए थे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और भारी सी स्मृति थी। यह अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, कृष त्यागी की यात्रा की शुरुआत। कृष त्यागी ने अब दक्षिण की ओर बढ़ने की योजना बनाई थी। अकाजक साम्राज्य को 9 अलग अलग प्रांतों में बांटा गया है। राजधानी प्रांत को छोड़कर बाकी 8 प्रांतों पर वहां के सेनापति का शासन होता है। कृष जहां था, वह उत्तर दिशा में स्थित कांजेक्स प्रांत का इलाका था, जिसके सेनापति को कांजेक्स कमांडर कहा जाता था। जहां कृष जाना चाहता था, वो एक छोटा शहर था, वेस्लिंग, जो एक मध्यम आकार की गुफा के पास स्थित था। साहसिक यात्रा के साथ साथ कृष वहां की मध्यम आकार की गुप्त गुफा को भी आजमाना चाहता था। इससे पहले जो गुफा उसने पार की थी, वो सिर्फ अत्यंत लघु श्रेणी की थी। बहुत ही साधारण, जिसमें केवल ज़ॉम्बी जैसे जीव थे। जबकि एक सामान्य लघु गुफा में भी 5 तक स्तर होते हैं, जिनकी कठिनाई क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रत्येक स्तर की रक्षा करने वाले राक्षस होते हैं, जिससे समझा जा सकता है कि सामान्य लघु गुफाएं भी कितनी भयानक होती हैं। तो जरा सोचिए, मध्यम आकार की गुफाएं कैसी होंगी। कृष को याद नहीं था, लेकिन वह इसे लेकर उत्साहित जरूर था। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए पहले उसे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। वो उस चिपचिपे जीव को गौर से देख रहा था जो पेड़ की डाल पर लटका था। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। स्लाइम। ये देखने में भोला जीव असल में काफी होशियार शिकारी होता है। स्लाइम झुंड में रहते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, और अपनी तरल प्रकृति से पेड़ को एक नमी युक्त, सुखद वातावरण में बदल देते हैं। यह माहौल अन्य जीवों को आकर्षित करता है, कीट, जानवर, या कोई भी जो छांव चाहता हो। फिर स्लाइम ऊपर से गिरता है, अपने शरीर से शिकार को ढंक देता है, और उसे धीरे धीरे पचा जाता है। इसलिए अगर किसी पेड़ के नीचे हड्डियां पड़ी हों, या वहां का तापमान असामान्य लगे, तो समझ जाओ, स्लाइम वहीं छुपे हुए हैं। लेकिन एक बार अगर इन्हें पहचान लिया जाए, तो इनका शिकारी रूप व्यर्थ हो जाता है। विद्युत आह्वान। आसमान से बिजली गिरी, सीधे पेड़ों के ऊपर। उसी समय स्लाइम के बुलबुले जैसे हिस्से टहनियों से नीचे गिरने लगे। करीब 20 स्लाइम थे। कृष ने अपना हाथ उठाया, बिजली बाण तैयार था इन चिपचिपे जीवों को खत्म करने के लिए। गुफा से निकले राक्षस असामान्य नहीं हैं। किसी रहस्यमयी व्यवस्था के तहत गुफा भले ही साफ कर दी जाए, लेकिन समय समय पर वहां से राक्षस पैदा होते रहते हैं। इसलिए इन गुफाओं की नियमित सफाई जरूरी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्तर 2। क्षमता। विद्युत जादू। बिजली बाण स्तर 4 0/5 जोड़। विद्युत आह्वान स्तर 1 1/3 जोड़। संवर्धन जादू। कृष के पास 2 कौशल बिंदु थे। वह विद्युत आह्वान को स्तर 2 तक बढ़ाना चाहता था।
लेकिन सोचते हुए उसे समझ आया कि अगर इस जादू को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये दूसरों के साथ साथ उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने ये बिंदु विद्युत दिशा बोध में लगाने का निर्णय लिया। विद्युत दिशा बोध स्तर 0.2 20 स्लाइम मारने पर भी केवल 2 स्तर ही बढ़े। इस प्रणाली का स्तर निर्धारण तंत्र समझ से बाहर है। कृष्ण ने गहरी सांस ली, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसे याद आया कि जादू सीखना कोई आसान काम नहीं था। तभी तो उस दिन लुटेरों का सरदार स्तब्ध रह गया था, जब पता चला कि वो मगस है। उसी समय कृष्ण की मुलाकात फिर से एक परिचित से हुई। परिचित कहना गलत होगा, ये तो वही थे जिन्हें उसने कुछ दिन पहले भगाया था। वही पहाड़ी लुटेरों का झुंड। सरदार, अब क्या करें? सब थक गए हैं। अगर अब कुछ खाने को नहीं मिला तो? एक लुटेरा डरते हुए बोला। लुटेरा सरदार भी चुप हो गया। लुटेरे आमतौर पर निकम्मे और आरामतलब होते हैं। जो खाते हैं, जो खर्च करते हैं, सब लूटा हुआ माल होता है। मेहनत करके कभी कुछ बनाया नहीं। शायद हमें फिर से उस गांव में लौटना पड़ेगा। फिर से। लेकिन सरदार, वहां तो वो मगस है। मुझे पता है, पर इस बार उसके मरने का तरीका मेरे पास है। फिर सभी लुटेरे अपने नेता के पीछे पीछे चलने लगे। कृष भी छुपकर उनका पीछा करने लगा। उसे जानना था कि आखिर सरदार क्या योजना बना रहा है। आखिरकार वे सब एक विशाल गुफा के द्वार पर आकर रुके। ये तो, हाँ, तुम्हारा शक सही है, ये गुफा ही है। मेरा इरादा है इसी गुफा से राक्षसों को बाहर निकालकर उस गांव पर हमला करवाना। चाहे वो लड़का मगस हो, पर इस बार वो मरेगा ही। सरदार की आंखों में नफरत झलक रही थी। उस दिन की हार की जलन अब तक उसके दिल में थी। लेकिन राक्षसों को बाहर कैसे लाएंगे? बेवकूफ। इंसानी मांस से। इंसानी मांस, वो हमारे पास कहां से आएगा? अरे मूर्खों, जो घायल पड़े हैं उन्हें मारो और उनका मांस इस्तेमाल करो। सरदार गरजा। बाकी लुटेरे सहमे, पर विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कृष्ण ने दूर से सब देखा और सिर हिला दिया। इन लुटेरों की क्रूरता उनकी रगों में थी। अपने ही साथियों को चारे की तरह मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी लुटेरे डर से चुप थे, साथी की मौत से नहीं, बल्कि इस डर से कि अगला नंबर कहीं उनका न हो। तो फिर आज ही इन सब का अंत यहीं कर देना चाहिए। कृष्ण ने अपने लिए एक ऊंची जगह चुनी, धनुष निकाला, तीर चढ़ाया, और शून। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा एक लुटेरे के सिर में घुस गया। उसकी मौके पर मौत हो गई। बाकी घबरा गए, छुपने लगे। उसी अफरा तफरी में कृष्ण ने 2 और लुटेरे गिरा दिए। कोई धनुर्धारी हमला कर रहा है। स्थिति का पता नहीं चल रहा। इस बीहड़ इलाके में निशाना लगाना आसान नहीं था, पर कृष्ण को ये सब आता था। वह फिर से तीर चढ़ाकर एक और लुटेरे को ढेर कर चुका था। कृष्ण जानता था, वह हत्यारा नहीं है। पर इस दुनिया में कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी कदम उठाने पड़ते हैं। अगर वह इन्हें छोड़ देता, तो शायद एक दिन ये उन्हीं लोगों को चोट पहुंचा देते जिन्हें कृष्ण सबसे ज्यादा चाहता है। इसलिए आज कोई नहीं बचेगा। अबे मूर्खों, सब अंदर भागो। गुफा में। सरदार चिल्लाया और दौड़ पड़ा गुफा के अंदर। बाकी लुटेरे भी डर से भागे। कृष्ण दूर से सब देख रहा था। क्या मुझे गुफा में बुलाकर मुझ पर हमला करना चाहते हो? व्यर्थ की चाल है ये, फिर भी तुम्हारा दिमाग चल रहा है, ये देखकर अच्छा लगा। लेकिन अब मौत तय है। अगर कृष्ण त्यागी गुफा के अंदर जाता है, तो उसे छुपने, देखने और दूर से वार करने की अपनी सारी बढ़त खोनी पड़ेगी। कहा जा सकता है कि लुटेरों का सरदार काफी चतुर था। दुर्भाग्यवश कृष्ण कोई साधारण धनुर्धर नहीं था। वो एक मगस भी था। शायद लुटेरों के सरदार ने ये संभावना सोची ही नहीं थी। कृष्ण ने बिना ज्यादा कुछ कहे अपनी छुपने की जगह छोड़ दी और गुफा में प्रवेश कर गया। ये गुप्त गुफा पिछले वाले गुफा की तुलना में कहीं अधिक विशाल थी। गुफा का प्रवेश द्वार खुला और चौड़ा था, इसलिए कृष्ण को लगा कि लुटेरे यहां उस पर हमला नहीं करेंगे। और कृष्ण को यह भी मालूम था कि वह अब उनके निशाने में आ चुका है। हल्की चमकती घास कुछ रोशनी तो दे रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि दूर खड़े लुटेरे उसका चेहरा देख सकें। इसलिए कृष्ण ने जानबूझकर अपनी आवाज को गहरा किया। तो क्या हुआ? डर गए? सामने आओ और मुझसे बराबरी की लड़ाई करो। तुम सब चूहे हो, डरपोक चूहे। कृष्ण ऊपर से घमंड में लिपटा नजर आ रहा था, लेकिन असल में वह लुटेरों की छिपी हुई जगहें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसे गुफा की गहराई में पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी।
ये लुटेरे हमेशा दूसरों को डराते रहे हैं, इसलिए जब कोई खुलेआम उन्हें ललकारता है तो उनके लिए चुप रहना मुश्किल होता है। कृष्ण ने जानबूझकर उन्हीं की मानसिकता पर वार किया था। देखना था कि वे अपनी पूंछ कहाँ छुपाकर बैठे हैं। और हुआ भी वही, कोई एक बहक गया। विद्युत आह्वान। बिजली आसमान से गिरी और गुफा के अंदर गूंजती हुई कहीं नीचे जा टकराए। लुटेरे डर से उछलकर अपनी जगह से निकल भागे। कृष्ण इसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक तीर सीधा एक लुटेरे के सीने में जा धंसा और दूसरा तीर एक और के पहलू में। अब लुटेरों को समझ आ गया कि वे कृष्ण के जाल में फंस चुके हैं, अब जान बचाने के लिए उन्हें सामने आना ही होगा। वो गुफा के और अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां रक्षक राक्षस थे। अगर लुटेरे गहराई में जाते तो उनका मरना तय था। इसलिए उनके पास बस एक ही रास्ता बचा, कृष्ण को हराना। इतने लुटेरों के सामने होने के बावजूद कृष्ण की आंखों में कोई डर नहीं था। धनुष चढ़ाया गया, तीर छोड़ा गया। ये क्रम चलता रहा जब तक तीरों का पूरा बक्सा खाली न हो गया। चून की तेजी से दौड़ते हुए इंसानों के सिर पर निशाना लगाना कठिन होता है, कृष्ण ने उनके पैरों और पेट पर निशाना साधा। नतीजा ये हुआ कि सभी तीरों के इस्तेमाल के बावजूद कई लुटेरे गिर चुके थे। लेकिन ये सब कृष्ण की योजना का हिस्सा था। एक लुटेरा और पास आया, उसने देखा कि तीर खत्म हो चुके हैं, उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक न सकी, कृष्ण के चाकू ने उसका गला चीर दिया। खून की धारें उसकी धमनियों से निकलीं, और वह लुटेरा जमीन पर गिर पड़ा। मरते वक्त भी उसकी आंखें खुली थीं। एक शिकारी के लिए केवल तीर चलाना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी शिकार जबरदस्त प्रतिरोध करता है, और तब शिकारी को सख्त होना ही पड़ता है। यही कारण है कि कृष्ण चाकू की लड़ाई में भी माहिर था। उसकी लड़ाई की शैली सरल थी, भेदन मुख्य, काटना सहायक, क्योंकि भेदन से अधिक गहराई तक चोट पहुंचती है। आंखों का कोना, गला, कंधा, पेट, हर उजागर जगह उसकी दृष्टि में एक कमजोर बिंदु था। हालांकि शत्रुओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए कृष्ण को बिजली बाण का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अंततः केवल लुटेरों का सरदार ही बचा था। वह अब कृष्ण को पहचान चुका था। तो तू ही है, हरामी मगस, वह चिल्लाया, परंतु उसके पेट से बहते गहरे घाव ने उसे जल्द ही गिरा दिया। खतरा समाप्त हो चुका था। कृष्ण ने लुटेरों के बचे हुए तीर और हथियार एकत्र किए। अब वह सोच रहा था, क्या उसे गुफा की खोज आगे बढ़ानी चाहिए। बेहतर होगा कि खोज पूरी तैयारी के साथ की जाए। कृष्ण गुफा से बाहर आया और थोड़ा विश्राम करने का स्थान ढूंढा। उसने सूखा भोजन और पानी निकाला। सूखा भोजन आटे से बना होता था, पेट भरता तो था, लेकिन खाने में बेहद कठोर। पानी के बिना इसे निगलना मुश्किल था, नहीं तो अपाचन जैसी समस्या हो सकती थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद कृष्ण फिर गुफा के अंदर लौटा। इस बार लुटेरों की लाशों के पास कुछ राक्षस मंडरा रहे थे। कंकाल राक्षस, हड्डियों से बना जीव। वे उन शवों की हड्डियां बटोरने आए थे। ये जीव किसी एक कंकाल से बने नहीं होते, बल्कि कई जानवरों और मनुष्यों की हड्डियों से भी बन सकते हैं। ये काफी कठिन राक्षस होते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियां न केवल इनकी रक्षा करती हैं, बल्कि जब तक इनका हृदय नष्ट न हो, ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इनका हृदय आमतौर पर छाती में, कभी कभी खोपड़ी में, और दुर्लभ मामलों में पेल्विक क्षेत्र में होता है, जो एक अत्यंत संवेदनशील हिस्सा होता है। ऐसे राक्षसों पर तीरों का कोई खास असर नहीं होता, इसलिए कृष्ण ने धनुष छोड़ दिया और लुटेरों से मिले लंबे चाकू का उपयोग किया। जैसे ही एक कंकाल ने कृष्ण को देखा, वह लाश की हड्डियां छोड़ उस पर झपट पड़ा। सड़ी हुई हड्डियों की बदबू हवा में फैली, पर कृष्ण की नजरें स्थिर रहीं। बिजली बाण। कंकाल तुरंत झटके से रुका। कृष्ण ने मौके का फायदा उठाया और उसकी छाती में वार किया। लेकिन कठोर हड्डियों ने वार को मोड़ दिया। बिजली बाण से मांस वाले जीवों की तुलना में कंकालों पर असर कम होता है। इसलिए वह कंकाल फिर से हरकत में आ गया और कृष्ण के चाकू को पकड़ लिया। अद्भुत ताकत ने कृष्ण को वह चाकू छोड़ने पर मजबूर किया। कृष्ण ने दूसरा चाकू निकाला और फिर से हमला किया। बिजली बाण। इस बार कृष्ण सफल रहा, उसने कंकाल के हृदय पर वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। विद्युत जादू की मारक क्षमता भले ही सीमित हो, पर पंगुता पैरालिसिस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी भी दो अन्य कंकाल कृष्ण की ओर बढ़ रहे थे। कृष्ण को पीछे हटना पड़ा। स्तर 1 क्षमता विद्युत जादू। बिजली बाण स्तर 4 0/5 जोड़। विद्युत आह्वान स्तर 1 1/3 जोड़। विद्युत दिशा बोध स्तर 0 2/3 जोड़।
संवर्धन जादू। कंकाल राक्षसों से निपटना कठिन है, लेकिन इनसे मिलने वाला इनाम भी बड़ा होता है। एक कंकाल को मारने पर उतना अनुभव मिलता है जितना 5 ज़ॉम्बी या 10 स्लाइम मारने पर। बिना सोचे कृष्ण ने अपना एकमात्र कौशल बिंदु विद्युत दिशा बोध में डाल दिया। विद्युत दिशा बोध स्तर 1/4। इसके तुरंत बाद कृष्ण को महसूस हुआ कि वह बिजली की दिशा को थोड़ा नियंत्रित कर सकता है। ये नियंत्रण बिजली बाण और विद्युत आह्वान दोनों पर लागू होता है। ये वास्तव में एक अच्छी खबर थी। मेरी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। कृष्ण त्यागी के होठों से अनायास ही ये शब्द निकले। गुप्त गुफा की बाहरी परत पर जो राक्षस दिखाई देते हैं वे सामान्यतः सबसे कमजोर होते हैं। इसका अर्थ ये था कि जिन 3 कंकाल राक्षसों से अभी वो लड़ा था, वे इस गुफा के भीतर के असली खतरों के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन वही कंकाल उसे परेशान कर रहे थे। अगर उसके पास जादुई शक्तियां न होती, तो शायद कृष्ण को वहां से भागना पड़ता। कंकाल राक्षसों को मारने का सबसे सीधा तरीका होता है उनकी छाती में सीधे चाकू घोंप देना। पर मुश्किल ये थी कि कृष्ण की शारीरिक शक्ति अब भी कमजोर थी। इसलिए उसका पहला वार हड्डियों से टकरा कर फिसल गया और उसे एक और बिजली बाण व्यर्थ करना पड़ा। ये सोचकर कृष्ण ने थककर लंबी सांस ली। शारीरिक अभ्यास में समय लगता है। शायद अब उसे ताकत बढ़ाने का कोई और उपाय सोचना होगा। थोड़ा विश्राम करने के बाद कृष्ण एक बार फिर गुफा में गया। अब तक बाकी 2 कंकाल लाशों की हड्डियां अलग कर चुके थे। वह दृश्य इतना घिनौना था कि कृष्ण को झुरझुरी हो गई। उसने मन में कसम खाई, अगर मरना भी पड़े तो कंकालों के सामने नहीं मरूंगा। जैसे ही वे कंकाल कृष्ण की ओर लपके, उसने फिर से संयोजन किया। विद्युत आह्वान जोड़ विद्युत दिशा बोध। अब कृष्ण आकाशीय बिजली की दिशा को थोड़ा नियंत्रित कर सकता था। बिजली दोनों कंकालों पर गिरी। उसी क्षण उसने एक पर बिजली बाण छोड़ा और दूसरे की ओर दौड़ पड़ा। कृष्ण का मकसद था समय अंतराल पैदा करना, ताकि उसे एक बार में केवल एक ही राक्षस से लड़ना पड़े। पहले कंकाल को चाकू से मारा गया और वह वहीं ढेर हो गया। दूसरे कंकाल ने जैसे ही दोबारा हरकत की, कृष्ण ने एक और बिजली बाण छोड़ दिया। पर इस बार जंग कुछ अधिक लंबी चली। उसे 2 चाकुओं की जरूरत पड़ी दूसरे कंकाल को मारने में। थका हुआ कृष्ण जमीन पर बैठ गया और जादुई पटल सिस्टम पैनल खोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्तर 2 क्षमता विद्युत जादू। बिजली बाण स्तर 4 0/5 जोड़। विद्युत आह्वान स्तर 1 1/3 जोड़। विद्युत दिशा बोध स्तर 1 0/4 जोड़। संवर्धन जादू। शरीर संवर्धन स्तर 0 0/5 जोड़। उपकरण संवर्धन स्तर 0 0/10 जोड़। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाय, ये दोनों जादू तो बेहद महंगे हैं। कृष्ण बुदबुदाया, फिर 2 कौशल बिंदु शरीर संवर्धन में डाल दिए। शरीर संवर्धन स्तर 0 2/5। इसके बाद वह गुफा से बाहर निकला और रात के लिए बाहर ही शिविर लगाने लगा। गुफा में पड़ी लाशों की उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि गुप्त गुफाओं में एक रहस्यमयी प्रणाली होती है जो एक दिन बाद लाशों को निगल जाती है। नहीं तो अनगिनत मृत अन्वेषकों और राक्षसों की लाशें पूरी गुफा को भर देती। दूसरे दिन कृष्ण ने गुफा में उतरने से पहले कुछ स्लाइम खोजने की सोची। आधे दिन की तलाश के बाद उसे एक स्लाइम का झुंड मिला। उन्हें मारने से कृष्ण को केवल एक स्तर मिला। बिना रुके उसने शरीर संवर्धन में एक और बिंदु डाला। शरीर संवर्धन स्तर 0 3/5। पर यह तरीका धीरे धीरे बहुत समय खा रहा था, इसलिए कृष्ण ने तय किया कि अब उसे गुफा के भीतर ही गहराई में जाना होगा। गहराई में उतरते ही उसने देखा 4 कंकाल राक्षस थोड़ी दूरी पर टहल रहे थे। उनकी हड्डियां थोड़ी मोटी लग रही थीं, लेकिन फिर भी उतनी खतरनाक नहीं थीं। इनसे निपटा जा सकता है। कृष्ण ने योजना बनाई। 4 कंकालों को 2-2 के जोड़े में बांटना। फिर एक जोड़े में से एक पर ध्यान केंद्रित कर लड़ाई करना। 2 मारकर पीछे हट जाना और स्तर बढ़ाना। फिर बाकी 2 से भिड़ना। विद्युत आह्वान से चारों पर बिजली गिरी और 2 को बिजली बाण से मारा गया। बाकी 2 दौड़ पड़े, लेकिन कृष्ण ने एक को अलग किया और उससे भिड़ा। परंतु इस बार कृष्ण की जादुई ऊर्जा घटने लगी थी। शायद ज्यादा लड़ाई और बार बार जादू का प्रयोग उसे थका रहा था। लेकिन फिर भी उसने दूसरा कंकाल भी मार गिराया और पीछे हट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्तर 2 शरीर संवर्धन स्तर 0 3/5 जोड़। कृष्ण ने 2 और कौशल बिंदु शरीर संवर्धन में डाले और नए स्मृतियां उसके मस्तिष्क में भर आईं।
शरीर संवर्धन स्तर 1/0। अब तो शारीरिक शक्ति सच में बढ़ गई है। कृष्ण ने चाकू निकाला और एक पेड़ के तने में घोंपा, चाकू सीधे अंदर तक चला गया। पहले उसे ऐसा असर लाने के लिए कई बार करने पड़ते थे। शरीर संवर्धन को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, दीर्घकालिक और क्षणिक। अब वह सीधे गुफा में लौटा। दो कंकाल फिर से सामने आए। कृष्ण ने पहले एक को बिजली बाण से निष्क्रिय किया और फिर दूसरे से आमने सामने की लड़ाई की। निर्णायक वार पर उसने शरीर संवर्धन सक्रिय किया, उसका वार कई गुना ताकतवर हो गया और कंकाल का दिल चकनाचूर। फिर दूसरे पर वही प्रक्रिया दोहराई। इस तरह कृष्ण ने केवल 2 सटीक एनहांसमेंट बॉडी उपयोगों से दोनों कठिन दुश्मनों को समाप्त कर दिया, वो भी बिना ज्यादा थके। कृष्ण त्यागी के पास अब 2 और कौशल बिंदु थे। उसने दोनों को विद्युत आह्वान में डाल दिया, जिससे उसका स्तर 2 हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्तर 0। क्षमता विद्युत जादू, संवर्धन जादू। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस समय कृष्ण को लगा कि अब उसके पास इस गुफा में थोड़ा आत्मसंरक्षण तो है। आखिरकार केवल गुफा के बाहरी हिस्से के राक्षसों से ही उसे जूझना पड़ रहा था। आगे और क्या मिलेगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। अगर मेरे पास उपकरण संवर्धन होता, तो शायद मेरा धनुष, बाण और चाकू ज्यादा असरदार होते। कृष्ण ने सोचा, लेकिन 10 कौशल बिंदु इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं थी। तो अंततः गुफा में और अंदर जाना ही पड़ेगा। कृष्ण ने अपने हथियार समेटे और गहराई की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह भीतर गया, वैसे वैसे दीप्तिमान घास की घनता बढ़ने लगी, जिससे उसकी दृष्टि और बेहतर हो गई। उसने कुछ जड़ी बूटियां भी देखीं, परंतु जड़ी बूटियों का ज्ञान न होने के कारण उसने उन्हें नहीं छुआ। बाकी तो सिर्फ राक्षस ही थे। इस गुफा में काफी कंकाल राक्षस दिखाई दे रहे थे। मानव रूप वाले कंकाल तो मिले ही, साथ ही जानवरों के कंकाल से बने रूप भी सामने आए। इनमें सबसे कमजोर थे कुत्ते के आकार वाले कंकाल। यदि अकेला दुश्मन हो, तो कृष्ण सिर्फ चाकू और शरीर संवर्धन के छोटे प्रयोग से ही लड़ता। परंतु 2 या अधिक हों, तो वह पुराने तरीके से उन्हें बांटकर एक एक कर नष्ट करता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्तर 0। क्षमता विद्युत जादू, बिजली बाण स्तर 4/0/5। विद्युत आह्वान स्तर 2/0/4। विद्युत दिशा बोध स्तर 1/0/4। संवर्धन जादू, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूरा दिन लड़ते हुए कृष्ण ने 8 कौशल बिंदु अर्जित किए, ठीक ठाक, पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। लड़ाई ने उसे थका दिया था, इसलिए उसने गुफा के अंदर ही आराम करने का निश्चय किया। गुफा की दीवार से सटी एक चट्टान के सहारे बैठा, 2 कोनों से ढका हुआ था, जिससे थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। आरामदायक तो बिल्कुल नहीं था, पत्थरों की नोकें और खुरदरे किनारे उसकी पीठ को खरोंच रहे थे। पर जमीन और घास पर सोने का आदि कृष्ण इससे विचलित नहीं हुआ। बाहर की दुनिया में जंगली जानवरों से सतर्क रहना पड़ता था, लेकिन वे गुफा में नहीं आते। और आसपास के राक्षसों को तो कृष्ण पहले ही साफ कर चुका था। इसलिए जब तक कोई दुर्भाग्य न हो, यह आराम के लिए ठीक जगह थी। समय बीतता गया, आधी रात हो गई। अचानक कोई अजीब आवाज सुनकर कृष्ण की नींद टूट गई। उसने सांस रोकी और चारों ओर कान लगाए। यहां तो सिर्फ मैं ही था, है न? उसके मन में विचार आया। जो आवाज थी, वह जैसे किसी कठोर चीज से पत्थर को ठोकने जैसी थी, एक स्थिर लय में बज रही थी। आवाज की प्रकृति से ये किसी हड्डियों के पत्थर पर टकराने जैसी लगी। कंकाल। कृष्ण ने आंखें सिकोड़कर धीरे से चट्टान से बाहर झांका। और उसने जो देखा, वह भयानक था। वह जीव एक केंचुए के आकार का राक्षस था, दर्जनों कंकालों से बना हुआ। भुजाओं की हड्डियां पैरों का कार्य कर रही थीं, खोपड़ियां और पसलियां पूरे शरीर में फैली थीं। उसकी लंबाई लगभग 10 मीटर थी। और वह गुफा की छत पर चढ़ा हुआ, अपनी हड्डियों के पैरों से दीवारों पर रेंग रहा था। कृष्ण को कंपकंपी हो गई। ये क्या पिशाच है? पर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अगर वो राक्षस उसके ऊपर पहुंच गया, तो कृष्ण पकड़ा ही जाएगा। पहला वार करने से ही लाभ मिलता है। बिजली बाण। बिजली का गोला उस राक्षस के सिर पर लगा और वह तुरंत ही छत से गिर पड़ा। कृष्ण ने मौका नहीं छोड़ा। विद्युत आह्वान। गुफा में बिजली की बौछार कर दी, उसका पूरा शरीर कराह उठा। कृष्ण को यह नहीं पता था कि इस राक्षस का दिल कहाँ था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि जो हिस्सा सबसे ज्यादा सुरक्षा में रहता है, वहीं उसका दिल होगा। शायद शरीर का मध्य भाग। परंतु जैसे ही बिजली की मार समाप्त हुई, वह राक्षस फिर से खड़ा हो गया और उस पर झपट पड़ा।
3 खोपड़ियां एक साथ उसका मुंह फाड़े दौड़ीं। कृष्ण ने तुरंत शरीर संवर्धन किया और बच गया। बिजली बाण। राक्षस फिर से जड़ हो गया। कृष्ण उसकी छाती की ओर दौड़ा और चाकू से हमला किया। पर जैसे ही चाकू हड्डी से टकराया, वह टूट गया। हरामखोर। कृष्ण को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि राक्षस की पूंछ उसकी ओर झपट रही थी। इसकी हड्डियां बाकियों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। काश मेरे पास उपकरण संवर्धन होता। कृष्ण लड़ते हुए सोचने लगा। उसे डर था कि अगर वह अपनी सारी जादुई ऊर्जा झोंक दे, तब भी शायद वह इसे नहीं मार पाएगा। लेकिन तभी उसने ध्यान से देखा, इस कंकाल केंचुए के मुंह से भीतर का रास्ता सीधे दिल तक जाता दिख रहा था। मुंह से दिल तक की दूरी लगभग 5 मीटर थी, लेकिन बिना किसी सुरक्षा के। ये सामान्यतः काम नहीं करता, क्योंकि इतनी गहराई में चाकू मारना असंभव होता। लेकिन क्या कृष्ण के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो लंबा, तेज और सीधा जा सके? हाँ, उसका बाण। इधर आ। कृष्ण ने राक्षस को उकसाया, उसे एक ऐसे संकरे स्थान की ओर खींचा जहां वह केवल सीधा रेंग सकता था। जैसे ही कंकाल केंचुआ कृष्ण की ओर झपटेगा, वह तुरंत एक तीर छोड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक सटीक बिजली बाण की आवश्यकता थी। पर यह उतना आसान नहीं था जितना कृष्ण ने सोचा था। 3 बार कोशिश की, हर बार असफलता हाथ लगी। या तो निशाना चूका, या फिर समय गलत चुना। अंततः कृष्ण को वापस गुफा के बाहर भागना पड़ा, ताकि वह उस कंकाल से पीछा छुड़ा सके। उसे बहुत निराशा नहीं हुई, क्योंकि ये योजना कल्पना जैसी ही कठिन थी। बस यही उम्मीद थी कि अब वह कंकाल केंचुआ किसी और क्षेत्र में चला गया हो, जिससे वह गुफा में आगे बढ़ सके। अगली सुबह सूखी रोटी और पानी का हल्का नाश्ता कर कृष्ण फिर से गुफा में उतरा। सौभाग्यवश वह राक्षस अब वहां नहीं था। कृष्ण लगातार आगे बढ़ता गया, तब तक जब तक कि वह एक द्विविकल्पी मार्ग पर नहीं पहुंच गया। बाएं एक गली, दाएं दूसरी। उसने दोनों रास्तों पर निशान ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ये स्थान पहले ही कई घटनाओं से गुजर चुका था। अंत में उसने निर्णय भाग्य पर छोड़ दिया। उसने एक तीर सीधा खड़ा करके छोड़ा, जहां गिरेगा वहीं जाएगा। तीर बाईं ओर गिरा। कृष्ण दाईं ओर गया। भाग्य एक छलावा है ना? उसे लग रहा था कि अब तक की यात्रा शायद केवल गुफा की प्रवेश सीमा ही थी। असली पहली मंजिल तो अब शुरू हो रही थी। यह शायद कोई पूर्ण, पर छोटे आकार की आधिकारिक गुफा थी। इसलिए कृष्ण अब और भी सतर्क हो गया। रास्ता आगे एक घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों तक जा पहुंचा। गुफाएं सामान्यतः प्रकृति के बनावटी जीव मानी जाती हैं, लेकिन कुछ संरचनाएं जैसे ये सीढ़ियां किसी बुद्धिमान जाति की डिजाइन जैसी लगती हैं। यह विरोधाभास आज तक कई विद्वानों को भ्रमित करता आया है। पर कृष्ण को इन बातों से कुछ मतलब नहीं था, वह जानता था कि अब असली गुफा शुरू हो चुकी है। जैसे ही उसने पहला कदम नीचे रखा, एक नया राक्षस सामने आया। रीपर। रीपर वह राक्षस जो मानव के समान आकार रखता था, लेकिन उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे, लगभग सामान्य मानव से 2 गुना। पतला शरीर, डरावनी आकृति। उसकी उंगलियां दरांती जैसी लंबी, नुकीली और टेढ़ी, जैसे वे ही उसके हथियार हों। और उसके फटे शरीर को लपेटता चिकित्सीय बंधन जैकेट जैसा चमड़ा उसे और भयानक बना देता। इसी कारण उसका नाम पड़ा रीपर। इस राक्षस की ताकत उसके आकार, गति और उन दरांती जैसी उंगलियों में थी, जो कुटिल घाव देती थीं। ऐसे जख्म, जिन्हें समय पर ठीक न किया जाए तो शरीर का हिस्सा काटना पड़ता, नहीं तो वह पूरा शरीर सड़ाकर मार डालते। बहुत ही खतरनाक जीव, खासतौर पर जब आपके पास कोई भारी कवच न हो। क्षण। धातु से धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। कृष्ण की छुरी ने रीपर के घातक वार को सफलतापूर्वक रोका। बिजली बाण। बिजली रीपर के सीने से टकराए। वह वहीं ठहर गया। उसकी खाल भले ही आग और कटाव से बचाने वाली हो, पर बिजली नहीं झेल पाई। कृष्ण ने मौका नहीं छोड़ा। शरीर संवर्धन को सक्रिय किया और झपट पड़ा। छुरी ने उसकी आंखें चीर डालीं। वह चीखा, लेकिन इससे पहले कि वह पलटता, कृष्ण की छुरी ने उसकी कनपटी को भेद दिया। रीपर गिर पड़ा। कृष्ण की सांसें अस्त व्यस्त हो चुकी थीं। आखिरी हमला बहुत ही नजदीकी था, जरा भी चूक होती तो उसका चेहरा कट जाता। और तब कृष्ण मृत मान लिया जाता। रीपर के जख्म से बचने का एक ही उपाय था, जीवन जादू या फिर खास औषधियां। पर कृष्ण के पास कुछ भी नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्तर 1। क्षमता। विद्युत जादू। संवर्धन जादू। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्ण ने एक कौशल बिंदु उपकरण संवर्धन में डाला।
अब वह केवल एक कौशल बिंदु दूर था एक नई जादुई क्षमता से। उसने रीपर की मृतदेह को देखा, और भीतर ही भीतर तुलना की। कंकाल और रीपर दोनों अलग हैं। कंकाल रक्षा पर केंद्रित, जबकि रीपर आक्रमण पर। यदि उसे चुनना हो, तो कंकाल का शिकार करना ज्यादा सुरक्षित था। पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गुफा सीधी नहीं, बल्कि एक जटिल भूल भुलैया जैसी थी। कहीं पत्थरों की कांटेदार दीवारें, कहीं दीप्तिमान घास की मध्यम रोशनी, और हर तरफ दमघोंटू माहौल। अगर ज्यादा देर रहो तो पागल हो जाओ। इसलिए कृष हर रास्ते पर निशान बनाता चल रहा था। इस मंजिल पर कोई कंकाल नहीं मिला, सिर्फ रीपर, ज़ॉम्बी और स्लाइम। परंतु इस बार ज़ॉम्बियों की संख्या दोगुनी थी, हर बार 10-20 की टोली। स्लाइम भी बहुत थे, दीवारों और छत पर चिपके रहते, जैसे शिकार की तलाश में हों। ऐसे में रीपर ही एकल लक्ष्य के रूप में सबसे आसान शिकार था। इसलिए कृष ने केवल रीपरों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में कृष ने एक और रीपर को मार गिराया, और मिला आखिरी कौशल बिंदु। उपकरण संवर्धन स्तर 1/12। चलो देखें, तुम वाकई 10 कौशल बिंदुओं के लायक हो या नहीं। कृष ने चुपचाप सोचते हुए उस ज़ॉम्बियों के झुंड को चुना जिसे उसने पहले देखा था। संख्या थी ठीक 12। उसे देखते ही वे सब ज़ॉम्बी उसकी ओर झपट पड़े, लेकिन तभी बिजली का आह्वान हुआ, विद्युत आह्वान, जिसने उन्हें जड़ कर दिया। कृष ने दौड़ते हुए एक ज़ॉम्बी के माथे के बीचों बीच चाकू ताना। अस्त्र संवर्धन। अब तक वह प्रहार आंख की कोटों पर करता था क्योंकि वहां हड्डियों का कवच नहीं होता, लेकिन अब जब उसका चाकू अस्त्र संवर्धन से संवर चुका था, वह सीधे खोपड़ी को भेद गया। अगर यही शक्ति शरीर संवर्धन के साथ मिल जाए, तो वह शतशीर्ष कंकाल की हड्डियों को तो नहीं, लेकिन साधारण कंकालों को आसानी से काट सकता है। ये दोनों जादुई विद्या वाकई अपनी कीमत के लायक थीं। इस बार उसने सिर्फ विद्युत आह्वान का उपयोग किया, बाकी सब कुछ चाकू के बल पर हुआ, एक संवर्धित चाकू, और कृष ने एक एक करके 12 ज़ॉम्बियों को गिरा दिया। कोई भी उसे छू भी नहीं पाया। अगर मैं चाकू को मजबूत कर सकता हूं, तो तीर भी क्यों नहीं? कृष ने सोचा और यह प्रयोग करने का निश्चय किया। उससे पहले उसने अपने कौशल अनुप्रयोग किए। योग्यता। विद्युत जादू। जोड़ बिजली बाण स्तर 4/2/5। जोड़ विद्युत आह्वान स्तर 2/0/4। जोड़ बिजली दिशा संवेदन स्तर 1/0/4। संवर्धन जादू। जोड़ शरीर संवर्धन स्तर 1/0/7। जोड़ अस्त्र संवर्धन स्तर 1/0/12। अभी संवर्धन जादू को नजरअंदाज करते हुए कृष ने बिजली बाण को और बढ़ाया। यह अभी भी उसकी सबसे भरोसेमंद जादुई विद्या थी। अब जब उसके पास आत्मरक्षा की पूर्ण शक्ति थी, वह शिकार पर निकल पड़ा। इसी दौरान रहस्यमयी गुफा के द्वार पर कुछ लोग पहुंचे। वे कृष के पीछे छोड़े गए निशानों को देख रहे थे। एक युवती, छाती तक झूलते भूरे बाल, कुछ झाइयों वाला चेहरा, कमर पर तलवार और एक छोटा झोला। एक 40 वर्षीय गंभीर चेहरा लिए पुरुष, हल्के कवच में, पीठ पर तलवार और ढाल टंगी। तीसरा एक युवा धनुर्धर, पीठ पर तीरों का तरकश। स्पष्ट था, ये एक दल था। लगता है यही वह जगह है जहां वह अंदर गया था। मध्यवयस्क पुरुष ने गुफा के द्वार की ओर देखते हुए कहा। जंगली गुफा। युवती के चेहरे पर चिंता साफ थी। जंगली गुफाएं वे होती हैं जो प्रकृति में अचानक उभरती हैं, और किसी संगठन की सूची में दर्ज नहीं होती। इनका आकार अक्सर छोटा होता है, जैसे वह पिछली गुफा जो कृष ने साफ की थी। इन तीनों ने गुफा को देखकर अनुमान लगाया था, यह कोई आम गुफा नहीं। कोई सामान्य व्यक्ति खुले में डेरा नहीं डालता, जब तक गुफा में खतरा न हो। अंदर चलें। कोशिश करते हैं। अगर ये गुफा न हुई, तो थोड़ी देर की बात है। मगर याद रहे, हमारी मुख्य जिम्मेदारी है कारवां को वेशालपुर तक पहुंचाना। और वे तीनों अंदर चले गए। अंदर कोई लाश नहीं थी, पर लड़ाई के कुछ निशान जरूर थे। अगर ये वाकई गुफा है, तो जिसने इसे पार किया, उसने बहुत मेहनत की होगी। युवा धनुर्धर ने मजाकिया अंदाज में कहा। धीरे धीरे वे गुफा की उस गहराई में पहुंचे जहां कृष ने पिछली रात शतशीर्ष कंकाल से लड़ाई की थी। लड़ाई के निशान ताजे हैं, और बेहद भयानक भी। लगता है सामने वाला कुछ भयंकर से भिड़ा था। तुम्हें कैसे पता? चारों ओर एक जैसे पंजों के निशान हैं। और दूरी देखकर लगता है वह जीव कई मीटर लंबा था। इतना खतरनाक। पता नहीं किसने जीत हासिल की। मध्यवयस्क पुरुष की भौहें सिकुड़ी हुई थी। वह खुद भी ऐसे राक्षस से टकराने की कल्पना नहीं कर सकता था। हमें लौट जाना चाहिए। युवती की चिंता अब और गहरी हो चुकी थी।
कहीं वो अजनबी खतरनाक निकला तो, और अगर राक्षस ही जीता तो वो सभी खतरे में थे। रुको, तभी एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। हड्डियों के पत्थर से टकराने जैसी आवाज, और वह ऊपर से आ रही थी। तीनों ने ऊपर देखा। छत से चिपका हुआ एक मुड़ा तुड़ा राक्षसी शरीर, वही शतशीर्ष कंकाल। बचो! मध्यवयस्क पुरुष ने अपनी दोनों साथियों को धक्का दिया और खुद ढाल लेकर सामने आ गया। जीव ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी गर्दन सीधे ढाल से टकराई, ढाल चपटी हो गई, और पुरुष के हाथ सुन्न। ये क्या बला है? उसके माथे पर पसीना था। दोनों साथी भी हरकत में आ चुके थे। युवती ने तलवार नहीं निकाली, उसने हाथ उठाया और एक अग्नि गोला उभरा। अग्नि गोला अग्नि जादू की पहली विद्या। गोला छूटा और कंकाल के सिर पर जाकर फटा। लेकिन बिजली बाण की तरह यह उसे लकवा नहीं दे सका। इसके विपरीत, शतशीर्ष कंकाल ने लक्ष्य बदल दिया और वह अब युवती की ओर रेंग रहा था। सावधान! युवा धनुर्धर ने चिल्लाया, जिससे युवती झटपट एक ओर हट गई। उसने जल्दी से धनुष की प्रत्यंचा खींची और तीर छोड़ा, लेकिन वह शतशीर्ष कंकाल की हड्डियों पर कोई असर नहीं डाल सका। अग्नि तरंग! हवा में से एक आग की लहर उठी और उस कंकाल पर जा लगी। यह मौका देखकर अधेड़ योद्धा ने अपनी तलवार निकाल कंकाल के सिर पर प्रहार किया। दुर्भाग्यवश, उस जीव की हड्डियों की ढाल अब भी बहुत सख्त थी। पल भर में ही वह कंकाल अपनी पूंछ से वार करता है, जिससे योद्धा पूरी ताकत से गुफा की दीवार से जा टकराता है। उधर युवती लगातार अग्नि बाण चला रही थी ताकि अपने साथियों को राहत दे सके। इससे थोड़ी सफलता मिली, कुछ हड्डियां पिघल कर टूट गईं, लेकिन कंकाल अब उसी युवती पर ध्यान केंद्रित कर चुका था। तुम दोनों जल्दी से मदद बुलाओ, मैं इसे रोकती हूँ, युवती ने जोर से चिल्लाया। अभी फिलहाल वही अकेली थी जो इस राक्षस को सचमुच नुकसान पहुंचा सकती थी, और राक्षस का ध्यान पूरी तरह उसी पर था, इसलिए यही सबसे उपयुक्त निर्णय था। बाकी दोनों अनिच्छा से भी मान गए, हालात ही ऐसे थे। वे दोनों गुफा की ओर दौड़े और युवती उल्टी दिशा में गहराई में भागी। हर बार जब कंकाल पास आता, वह अग्नि बाण से उसे रोकती, लेकिन अब उसका शरीर और मन दोनों थकने लगे थे। क्या मैं यहीं मरने वाली हूँ? उसके मन में यह सवाल उठा। भूतकाल की यादें और भविष्य की आशाएं एक साथ उसकी आंखों में कौंधी, एक ऐसा भविष्य जिसमें शायद वह नहीं होगी। कंकाल उछला, उसकी तीनों खोपड़ियां मुंह खोलकर युवती को निगलने को तैयार थी, तभी वह रुक गया। बिजली बाण! कृष सामने से आया और स्तब्ध खड़ी लड़की की ओर चिल्लाया। क्या कर रही हो? भागो यहां से! लड़की को होश आया, अब भी घबराई हुई थी, पर कृष ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों गुफा से बाहर भागे। वह तो बस थोड़ा आराम करने लौट रहा था, लेकिन इस मंजर से सामना हो गया। गुफा के बाहर पहुंचने के बाद भी वह राक्षस उनका पीछा नहीं कर पाया। लड़की जमीन पर बैठ गई, सांसें तेज चल रही थीं, दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। जब उसने कृष को देखा तो एक पल के लिए वह ठहर गई। चांदी जैसे बालों वाला युवक, चेहरा थोड़ा गंदा जरूर था, लेकिन उसमें एक गहराई थी। एक अजीब संतुलन, पुराना और युवा, सादगी और आकर्षण, कुछ खास बात थी उसमें। क्या तुम वही हो जिसने हमसे पहले इस गुफा को खोजा था? लड़की ने पूछा। कृष ने शांत स्वर में जवाब दिया। अगर तुम ऐसा सोचती हो। तुम कौन हो? मायरा। मायरा पॉटलर। हमारी टीम ने तुम्हारे छोड़े हुए निशान पाए थे। कृष कहो बस। इतना कहकर कृष उठ गया और गुफा की ओर फिर से चल पड़ा। मायरा घबरा गई। रुको, अब क्या करोगे? उसे मारने जा रहा हूं। कृष बस 3 शब्द बोला और गुफा में फिर से दाखिल हो गया। मायरा वहीं खड़ी रह गई। योग्यता: विद्युत जादू। जोड़ बिजली बाण स्तर 5/6। जोड़ विद्युत आह्वान स्तर 2/4। जोड़ बिजली दिशा संवेदन स्तर 1/4। संवर्धन जादू। जोड़ शरीर संवर्धन स्तर 1/7। जोड़ अस्त्र संवर्धन स्तर 1/12। बिजली बाण को स्तर 5 तक बढ़ाने के बाद कृष अब पूरी तैयारी में था। उसे ये भी ध्यान आया कि उस राक्षस के सिर को मायरा ने अच्छी खासी क्षति पहुंचा दी थी, जिससे कृष को अब खुद पर विश्वास हो गया कि वह इस बार उसे अकेले ही हरा सकता है। तीसरी बार सामना हुआ। बिजली बाण राक्षस फिर से लकवाग्रस्त। शरीर संवर्धन और अस्त्र संवर्धन के साथ कृष कूद पड़ा, उसका चाकू, जो मायरा की आग से पहले से कमजोर सिर पर पड़ा, चीरता हुआ भीतर गया। हालांकि चाकू भी टूट गया, लेकिन कृष का लक्ष्य सिर को खत्म करना नहीं था। वह रास्ता बनाना चाहता था उस दिल तक पहुंचने के लिए जो अंदर 5 मीटर दूर था।
बिजली बाण फिर से राक्षस स्थिर। इस बार कृष्ण ने धनुष उठाया, तीर छोड़ा। एक ऐसा तीर जिसे अस्त्र संवर्धन से मजबूत किया गया था। वह तीर टूटी हुई खोपड़ी से गुजरा, उस संकरी राह में समा गया, और सीधे उस दिल को चीर गया, जो कंकाल सर्प के केंद्र में छिपा था। राक्षस गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर शांत हो गया। कृष्ण जीत चुका था। उसने राहत की सांस ली और पैनल देखा। योग्यता: विद्युत जादू। जोड़ बिजली बाण स्तर 5/4/6। जोड़ विद्युत आह्वान स्तर 2/0/4। जोड़ बिजली दिशा संवेदन स्तर 1/0/4। संवर्धन जादू। जोड़ शरीर संवर्धन स्तर 1/0/7। जोड़ अस्त्र संवर्धन स्तर 1/0/12। यह एक ऐसा शिकार था जिसने कृष्ण को 4 स्तर ऊपर पहुंचा दिया, और यह इस बात का संकेत था कि वह राक्षस कितना खतरनाक था। अगर कृष्ण ने उस कमजोरी का फायदा न उठाया होता, तो शायद उसे मारना असंभव हो जाता। 4 कौशल अंक मिले। कृष्ण ने बिना समय गंवाए बिजली बाण को और बढ़ा दिया। इसी बीच मायरा, उसके दोनों साथी और एक सहायता दल गुफा में पहुंचे। लेकिन वहां केवल एक चीज दिख रही थी, कृष्ण, जो शांत खड़ा था, उस शतशीर्ष कंकाल के शांत शव के सामने। मायरा की आंखें फैल गईं। उसने पूछ ही लिया, कृष्ण, क्या ये तुमने मारा है? कृष्ण ने पीछे देखा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह पूछ रही हो, क्या तुम गिनती करना भूल गई हो? सूरज ढल चुका था, रात फिर से उतर आई थी। कृष्ण आग के सामने बैठा था, लकड़ी की छड़ियों पर मांस टांग कर उसे सेंक रहा था। रात के खाने की तैयारी थी। जंगल में सफर के दौरान यही तरीका होता है, मांस को धीरे धीरे सुखाकर उसे लंबे समय तक रखने लायक बनाया जाता है। वैसे भी कृष्ण के पास सूखा खाना अब ज्यादा नहीं बचा था। खाने की तैयारी के साथ साथ कृष्ण ने कुछ चाकू निकाले और उन्हें सामने जमाने लगा, भविष्य की रणनीति के लिए योजना बना रहा था। असल में, जिस वजह से कृष्ण वापस लौटा और मायरा को बचा सका, वह था उसका वह दौरा जहां उसने तहखाने की पहली मंजिल की रक्षा कर रहे राक्षस को देखा था। वह प्राणी 3 मीटर व्यास का एक मांस का गोला था। साथ ही वह हवा में तैर रहा था, यानी उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। कृष्ण की जानकारी सीमित थी, वह इस राक्षस की पहचान नहीं कर पाया। लेकिन इतना जरूर समझ गया कि वह स्थिर नहीं था, जमीन से कुछ ऊंचाई पर बस तैरता हुआ, शायद केवल चलने के लिए। कृष्ण ने अनुमान लगाया कि वह राक्षस वायु जादू का उपयोग कर रहा है। चूंकि यह पहली बार था कि कृष्ण किसी जादूगर राक्षस से भिड़ने जा रहा था, वह पूरी सतर्कता से योजना बना रहा था। इसी समय मायरा की टीम और कारवां कहीं और डेरा डाले हुए थे। जंगल के नियमों के अनुसार अजनबियों से बिना जरूरत के संपर्क नहीं करना चाहिए, वरना ये शंका की बात मानी जाती है। इसलिए हर कोई अपने अपने काम में लगा था, कृष्ण और कारवां एक दूसरे से दूर रहते हुए। अचानक कृष्ण ने किसी के कदमों की आहट सुनी। वह मायरा थी, उसके दोनों साथी भी साथ थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सख्त मत बनो, मायरा मुस्कुराई, हम सिर्फ नमस्ते कहने आए हैं। कृष्ण ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। तीनों धीरे धीरे आकर उसके अलाव के पास बैठ गए। मैं ईगोश हूँ, और ये जिम। मध्यम उम्र के व्यक्ति ने खुद को और धनुर्धर साथी को परिचित कराया। जिम ने हाथ हिलाकर कृष्ण को अभिवादन किया, लेकिन कृष्ण के मन में अब और सवाल उठने लगे। ठीक है, सीधा बताओ, असल मंशा क्या है? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर ईगोश बोला, कृष्ण जी, क्या आप साहसी संगठन से जुड़े हुए एडवेंचरर हैं? साहसी संगठन। ये वह संगठन था जो विभिन्न जादूगरों, योद्धाओं और जिज्ञासु यात्रियों को एकत्र करता था, पैसे के लिए काम करने, रहस्यमय गुफाओं की खोज और मिशनों को अंजाम देने के लिए। कहा जाता था कि यह संगठन काज़क साम्राज्य से सीधे नियंत्रित तो नहीं होता, लेकिन उसके साथ सहयोग में था, खासकर रहस्यमयी तहखानों की खोज के लिए। मैं कोई एडवेंचरर नहीं हूं। कृष्ण ने कुछ सोचकर सिर हिला दिया। सुनते ही तीनों के चेहरे थोड़े असहज हो गए। असल में, वे कृष्ण को अपने कारवां की सुरक्षा टीम में शामिल करना चाहते थे। आखिर, शतशीर्ष कंकाल के साथ उनकी टक्कर ने उन्हें कमजोर बना दिया था, और उनकी सुरक्षा अब भरोसेमंद नहीं रह गई थी। तभी कृष्ण की नजरों में एक चमक आई, उसकी निगाह मायरा, ईगोश और जिम पर जा टिकी। असल में, मुझे कुछ बातें थोड़ी अजीब लगी हैं। तुम तीनों को इस कारवां ने काम पर रखा था, है न? तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन कृष्ण की अगली बात ने उनके चेहरे से रंग उड़ा दिए। पर असल में, तुम लोग किसी कर्मचारी जैसे नहीं लगते, बल्कि मालिक जैसे लगते हो।
जब मायरा उस जमीन के राक्षस के साथ फंसी हुई थी और सब मेरी ओर भागे, क्या तुम समझते हो कि मैंने उस समय कारवां वालों की प्रतिक्रियाएं नहीं देखी? कृष्ण ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन ईगोश अब चौंक चुका था। सही बात थी, अगर ये केवल सुरक्षा पर रखे लोग होते, तो कारवां वाले उनकी इतनी परवाह क्यों करते? और एक बात, आज रात उसने मायरा की ओर देखा, जानबूझकर या नहीं, मायरा की मुद्रा बेहद शांत दिख रही थी। लेकिन कृष की नजरों में वह शांति बनावटी लग रही थी, जैसे वह खुद को जबरदस्ती संयत रख रही हो। कभी कभी जब कोई इंसान किसी बात पर बाकियों से अलग प्रतिक्रिया देता है, तो समझो वह कहीं न कहीं उस बात से जुड़ा है। कृष की सुनहरी आंखें उस पर टिकी थीं। मायरा का चेहरा एक पल को कांप उठा, लेकिन उसने अपने आप को समझाया, शायद ये सब बस संयोग था। अगर तुम लोग आज मुझे कारवां की सुरक्षा टीम में शामिल करना चाहते हो, तो क्या तुम्हारे साथ कारवां का कोई प्रतिनिधि नहीं आना चाहिए था? आखिर ये भरोसे की बात है, एक अनजान व्यक्ति पर ऐसे कैसे भरोसा किया जा सकता है? और मैं तो अब और भी खतरनाक दिख रहा हूं, क्योंकि मैंने उस राक्षस को अकेले मार गिराया। कृष हल्के से हंसा। सामान की चोरी, हत्या, न जाने कितनी बातें होती हैं जिनसे डरना चाहिए। तो मेरी राय में तीनों की सांसें थम सी गईं। ये कारवां पूरी तरह पेशेवर नहीं है, इसलिए मैं इनकार करता हूं। कृष्ण ने ये कहकर बात खत्म कर दी। असल में वह किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता था, बस एक चेतावनी थी कि कोई लड़की थोड़ी ज्यादा बेफिक्र हो रही थी। तीनों लोग चुपचाप लौट गए, और कृष फिर से अकेला रह गया। वैसे देखा जाए तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बुरा नहीं था। आखिरकार कारवां का लक्ष्य वेस्लिंग नगर पहुंचना था, और कृष भी वहीं जाना चाहता था। फिर वहां पहुंचकर दोनों अपनी राहें अलग कर लेते। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। इसलिए कृष ने फैसला किया, इनकार ही बेहतर है। ऐसे ही चीज़ों देखने के लिए शुरू-शुरू के लिए भी हमको बात करें और टेलीग्राम चैनल से जब भी जॉइन करें तो अपने लिंक